मैं पलक शर्मा हाजिर हूं दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और ग्रोइंग इंडियन जीडीपी की। जी हां, फाइनेंशियल ईयर 2023 के फोर्थ क्वार्टर में भारत की जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 6.1% के रेट से बढ़ा है, जो रिजर्व बैंक के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। आरबीआई की प्रेडिक्शंस की बात करें तो आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के फोर्थ क्वार्टर में 5.1% की ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया था। हालांकि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जनवरी और मार्च के पीरियड में 5% की ग्रोथ का ही प्रेडिक्शन कर रहे थे, लेकिन एनएसए की रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लास्ट क्वार्टर में बेहतर परफॉर्म किया है, वो भी तब जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन के दौर से गुजर रही है। अब हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और हमारी वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से है। इन्हीं सवालों पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में इकोनॉमिक रिलेशंस से फॉर्मर सेक्रेटरी एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोफेसर डॉक्टर प्रबीर डे और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में प्रोफेसर डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी। आप तीनों का हमारे इस प्रोग्राम में वेलकम हम करते हैं। मैम, आपसे सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी, जो हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबली दुनिया में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी ग्रेट नहीं चल रही है, लेकिन वहीं इंडिया की जो जीडीपी है उसमें सुधार आ रहा है। सबसे पहले एक ब्रॉड टेक आपसे हम चाहेंगे, क्या लगता है, क्या कारण है और इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इंडिया आप आज अगर आप देखिएगा तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। इंडिया की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो रही है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इमर्जिंग मार्केट में इंडिया काफ़ी टॉप में है। अगर आप 2018-19 से देखिएगा तो कोविड के टाइम पे सबका इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, इंडिया का भी डिप हुआ था। कोविड के बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे थे, जो रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह को लेके, उस समय से हमारी रिकवरी बहुत फास्ट हुई। कोविड के बाद हमारा जो रिकवरी है वो वी शेप्ड एक रिकवरी हुआ है इकोनॉमी का। उसके बाद से गवर्नमेंट कई सारे मेजर्स ले रहे हैं, जैसे मानिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक मास्टर प्लान हुआ, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हुआ। उसके बाद से गवर्नमेंट ने ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च की काफ़ी की ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, ताकि हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स में हमें ईज़ मिले, कोई प्रॉब्लम बैरियर्स दूर हो। उसके ऊपर से गवर्नमेंट ने अभी हालांकि एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाए जिसमें कई सारे नए इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है, जैसे एक नया ई कॉमर्स चैप्टर हुआ, एसएमईज़ को कैसे फॉरेन सप्लाई चेन्स में ग्लोबल सप्लाई चेन्स में डाल सकते हैं, एसएमईज़ का कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है, इस पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। एक और स्कीम किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, देश के हर डिस्ट्रिक्ट से कैसे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल सप्लाई चेन में दुनिया के सामने रखा जाए, ये काम भी चल रहा है। तो काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, जिसमें पीएलआई स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसमें ताकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। तो काफ़ी सारे चीज़ें गवर्नमेंट कर रहे हैं ताकि हमारा देश में ग्रोथ चलता रहे। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी कर रहे हैं कि इंडिया रेजिलियंट सप्लाई चेन या ग्लोबल वैल्यू चेन इनिशिएटिव में इंडिया बहुत पार्टिसिपेट कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया, एक और नेगोशिएट कर रहे हैं उसके अंदर। फिर हम लोगों ने आईपीएफ का 3 पिलर ज्वाइन किया, जिसमें एक पिलर ये सप्लाई चेन के ऊपर है, और हम लोगों ने यूएई के साथ एग्रीमेंट किए। बड़े बड़े मार्केट जैसे यूके, ईयू सबके साथ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट भी बहुत अच्छा है, 760 बिलियन है। और अगर एक्सपोर्ट माना जा रहा है कि हमारा 2 ट्रिलियन वर्थ जो एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का बोले हैं बाई 2030, हम उसको जल्दी रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब फैक्टर्स है जो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है।
जी, ट्रेड और कॉमर्स एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर है, उस पर हम आएंगे, डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। पर एम्बेसडर चक्रवर्ती, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ग्लोबल सिचुएशन है इस वक्त, उसके कंपैरिजन में जो इंडिया की सिचुएशन है उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो प्रिडिक्शंस हुए हैं, तो ग्लोबल ग्रोथ जो अभी बताया जा रहा है वो 2% के आसपास है और शायद बढ़ के 2-3 सालों में 3-4% तक जाएगा। तो उसके मतलब रिलेटिव हमारा जो ग्रोथ है वो 6+ है। तो इसीलिए इंडिया, अब सवाल ये है कि इंडिया क्यों इतना ग्रो कर रहा है जब ग्लोबल ग्रोथ स्लो है। रिकवरी हो रही है, हर एक देश में रिकवरी हो रही है, इसी की वजह से इंडिया का भी हो रहा है। पर हमने कई कदम जो उठाए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो हमने कदम उठाए हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है, 17% से उसको बढ़ा के 25% बनाना है, क्योंकि उसमें जॉब्स होती हैं। एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा एक लक्ष्य है, क्योंकि हमारे यहाँ हम यंग पॉपुलेशन है, अभी पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा हो गया है। दूसरी बात, जो जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का मिश्रण है, उसके माध्यम से या उसके कॉन्टेक्स्ट में चाइना से कई जो बड़े बड़े विश्व के कंपनीज़ हैं वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अमेरिका भी कहते हैं कि डी रिस्किंग करना है। डी रिस्किंग का मतलब ये है कि सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ाया ना जाए, पर बाकी देश जो हैं, जो बड़े देश हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और उसमें इंडिया का पोजीशन काफ़ी तगड़ा है। और उसी में हम लोग देख रहे हैं कि आईफोन वगैरह, फॉक्सकॉन वगैरह इंडिया में फैक्ट्रीज़ लगा रही हैं। हमें तो खैर अट्रैक्ट करना ही है। फिर भी कहते हैं कि कई हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, लैंड एक्विजिशन की है, या जो हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको और भी सिंप्लीफाई करना है। खैर वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, पर इसमें लगता है कि बाहर के जो कंपनीज़ हैं बड़े बड़े, जो दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करते हैं, वो भारत में आना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो भारत सरकार भी उसको जानती है और इसको किस तरह से माने फैसिलिटेट किया जाए, यही अभी हमारा लक्ष्य है, जिससे हमारी ग्रोथ और बढ़े और हमारी जीडीपी और बढ़े। बिल्कुल डॉक्टर डे, यही बात मैं आपसे भी इसके आगे पूछना चाहूँगी। क्या रीजंस आपको लगते हैं, एक ग्लोबल सिचुएशन हम देख रहे हैं और एक इंडिया की सिचुएशन है, इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस जो दुनिया भर में चल रही है, उस तरह का असर इस देश पे देखने को नहीं मिला है और ना मिलेगा शायद आगे, जिस तरह की प्रेडिक्शंस हैं? क्या कारण मानते हैं? देखिए, आप पेंडेमिक का पहले सिचुएशन जैसे था और पेंडेमिक का बाद, दोनों में विस्तार फर्क है। पेंडेमिक का पहले एक ग्लोबल ग्लट, मतलब यूएस चाइना ट्रेड वॉर, कमोडिटी प्राइस भी, उसका भी असर इंडिया में डेवलपिंग कंट्रीज पर आए थे। पेंडेमिक का बाद इकोनॉमीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उनका इकोनॉमिक सिचुएशन भी खराब हो चुका था। लेकिन इंडिया एक्सेप्शनली एक बहुत काम किया है। उसमें दो अब रीजंस हम बता सकते हैं। एक तो है कि डिमांड साइड में पेंडेमिक का टाइम पर जितना इंडिया लिक्विडिटी इंक्रीज किया था, उसका एक इफेक्ट हुआ डोमेस्टिक इकोनॉमी में। सो दैट हेल्प्ड इंडिया एक्चुअली इन द पीपल ऑफ द कंट्री टू सेव फ्रॉम फर्दर क्राइसिस। सेकेंड, इंडिया के बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, 600 मिलियन पॉपुलेशन है। ये हमारा लिए एक एसेट है जिसके पास इसके लिए हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था इकोनॉमी में। सप्लाई साइड से जैसे आप देखें तो बहुत सारे छोटा बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिकअप किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, कनेक्टिविटी का ऊपर, ग्रामीण इकोनॉमी के ऊपर। सो दोनों मिला के, सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों मिला के पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। एंड आज जो हम लोग देख रहे हैं 6% अबाव जो ग्रोथ हो रहा है, सो दीज आर द डेवलपमेंट्स फॉर विच सरकार ने बहुत काम किया फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स।
जी बिल्कुल। डॉक्टर मुखर्जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो ग्लोबल सिचुएशन है इस वक्त इकोनॉमिकली, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या सिचुएशन है और आने वाले दिनों में किस तरह से आपको लगता है जो इकोनॉमिक असर है वो देखने को मिलेगा ग्लोबली? देखिए, पिछले 4-5 सालों से ग्लोबल सिचुएशन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है और काफ़ी वोलाटाइल है। जैसे मानिए किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि कैसे अमेरिका थोड़ा सा प्रोटेक्शनिज्म की ओर चला जाएगा, वैसे ही किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि कोविड इतना इस तरह से फैल जाएगा विश्व में। और रशिया यूक्रेन वॉर तो किसी भी इकोनॉमिस्ट के प्रेडिक्शन के बाहर थे। सो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को प्रेडिक्ट करना अभी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का भी हाथ में है नहीं। ये आप देखते रहेंगे कि जैसे भी ग्लोबल इकोनॉमिक और ट्रेड डेटा कंटिन्यूसली प्रेडिक्शंस को हर जगह पे, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो, हर अपने प्रेडिक्शंस को चेंज करते रहते हैं। सो ग्लोबल सिचुएशन मैं कहूँगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मगर इस अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में जो देश है, जैसे मानिए कई सारे देश जो इमर्जिंग मार्केट्स है, जो अपना डोमेस्टिक रिफॉर्म्स और अपना डोमेस्टिक सिचुएशंस को थोड़ा ठीक कर रहे हैं, वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं। जैसे मानिए आप वियतनाम को देखिए, जैसे भी उछल कूद हो जाए उसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी ग्रो कर रही है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ है जो इसी सिचुएशन में, जैसे हमारे कुछ आसियान नेबर्स है, वो अच्छे कर रहे हैं। और ये सारे जो मार्केट्स है, ये जैसे भारत का मार्केट है, ये थोड़ा सा अनसैचुरेटेड मार्केट भी है। इस मार्केट में काफ़ी ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी है। और कुछ एरियाज़ में जहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ हो रहा है, जैसे मानिए क्लीन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रहा है, क्लीन एनर्जी में ग्रोथ हो रहा है, ये सारे एरियाज़ भारत इसमें फोकस कर रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सो कई सारे सेक्टर्स जहाँ पे ग्रोथ है, वो सेक्टर्स में हम फोकस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी अपने आप की पोजीशन चेंज कर रहे हैं और कंपनीज भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जैसे अभी जो भारत का नया अगर इकोनॉमिक सर्वे देखिएगा तो वो कह रहा है फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, यानी हेल्थ एंड वेलबींग, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जो सब टारगेट्स को सेट किया गया है, ये टारगेट एक ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ के एक इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं, सबको लेके चलना, उसके लिए बनाया गया है। और उस विषय पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए इंडिया का ग्रोथ सब तरह से पूरा एक साथ, आप अगर UN SDGs को देखें कि ये चल रहा है, सब में इंडिया बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक दो में थोड़ा सा पीछे है, जैसे मानिए पार्टनरशिप फॉर गोल्स SDG 17, जहाँ पे मोर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन इज नीडेड। एक दो जगह पे जैसे मानिए FDI पे आजकल कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो कि सिर्फ लार्ज फॉरेन कंपनीज पे है, डोमेस्टिक कंपनीज पे नहीं है। तो वो रेगुलेशन रैदर देन FDI रेस्ट्रिक्शन, जो नेशनल ट्रीटमेंट बोलते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल साइजेस, उस टाइप के एक दो रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट अभी सोच रहे हैं, अगर वो कर दे तो बहुत अच्छा होगा। और स्टार्टअप्स जो इंडिया का सबसे बड़ा एक इंडिया का स्टार्टअप सिस्टम है, इसको अगर थोड़ा सा बूस्ट किया जाए तो ये हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे फ्यूचर में। बिल्कुल। एम्बेसडर चक्रवर्ती, जो फैक्टर्स हैं इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस हम देख रहे हैं ग्लोबली, एक तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि इंडिया को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और दूसरा मल्टीनेशनल कंपनीज, आपने पहले भी बात की, काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं इंडिया में। एट द सेम टाइम जहां ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, इंडिया शायद एक अच्छा पोटेंशियल मार्केट नज़र आता है सबको, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इंडिया एक लार्ज मार्केट है, इसमें तो कोई मतलब संदेह नहीं है, सब जानते हैं इसको, बड़े बड़ी कंपनीज भी जानते हैं। इसलिए उस मार्केट को एक्सेस करना उनके लिए भी ज़रूरी है, उनके अपने ग्रोथ के लिए, अपनी कंपनीज के लिए। इंडिया के जो कंज्यूमिंग क्लास है, अभी उनके हाथ में और पैसा जाएगा तो वो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वो लोग भी आके यहाँ गुड्स बनाएंगे और यहाँ बेचने के लिए, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमने देखा है कि एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, एक्सेसरीज़ की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। दूसरी बात, ये जो फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का जो सेक्टर्स हैं, इसमें हम बहुत गंभीर से सोच रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी को काफ़ी धक्का पहुंचा है। अब देखिए, कल अब जो ऑयल प्राइसेस है वो अभी स्टेबल है,
पर शायद और बढ़ जाए, अगर अचानक और बढ़ जाए। उधर सऊदी अरेबिया बात कर रहे हैं कि वो कुछ कटाव करेंगे प्रोडक्शन में, उससे या तो मतलब उनका मकसद ये होगा कि वो उसको स्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है अभी फेयरली स्टेबल है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, फूड सिक्योरिटी भी देखना है, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो उसमें जो आधुनिकीकरण का जो हमने जो प्रवाह है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है फूड सिक्योरिटी के लिए। इसलिए ये जितनी भी पूरा जो डोमेन्स हैं हमारी इकोनॉमी में, सब पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट की बात भी मैंने पहले करी है, एम्प्लॉयमेंट दिलाना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट से कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। और ग्लोबली जो चेन्स है, सप्लाई चेन्स है, उनको हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये बड़े बड़े कंपनीज ही कर सकते हैं। इसलिए रेगुलेशन में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो भी है वो हम सरकार ज़रूर सोच रही होगी, और वो उसमें जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम कहते हैं उसको बढ़ाना होगा। तो मुझे लगता है इस सब चीज़ पे काम हो रहा है, और इसका फ़ायदा हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि जीडीपी ग्रोथ हमारा 6% से ज़्यादा हो गया है। और दूसरी बात एक और तीसरी बात एक और है कि देखिए, ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ तो अपनी जगह पर है, उस पर हमको गर्व करना चाहिए। पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ है, या जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, या इक्विटेबल ग्रोथ है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ग्रोथ सबके लिए बराबर नहीं होता है, ये सब जानते हैं। क्योंकि जो हमारे जो नीचे जो बेसिक डेली एज वर्कर्स हैं, उस तरह के लोग हैं, उनको इंक्लूड करना है। उनके हेल्थ, उनका डिजिटल एक्सेस वगैरह काफ़ी काम हुआ है। इंडिया भी बहुत डिजिटल एक्सेस में काफ़ी आगे बढ़ गया है। G20 में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एक बहुत बड़ा एक मतलब मुद्दा रहेगा जो इंडिया पुश करेगा। और ग्लोबल साउथ को जो G20 में बात हो रही है, इसको बढ़ावा किस तरह से दिया जाए, क्योंकि ग्रोथ वहीं चाहिए जहाँ पे कंजम्पशन हमको बढ़ाना है। और इसीलिए ग्लोबल ग्रोथ भी बढ़ेगा, और हमारे सब कंट्रीज़ का और इंडिया का पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ में भी मतलब ग्रोथ बढ़ेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर डे, मैं आप तक ये सवाल लाना चाहूँगी, ग्लोबल साउथ की बात करी है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी है एम्बेसडर चक्रवर्ती ने। जो और भी डेवलपिंग नेशंस हैं, हमारे नेबर्स भी हैं, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, उसमें उनमें भी ग्रोथ का जो क्राइसिस है वो है इस वक्त, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ग्लोबली, क्या लगता है उनका किस तरह का इम्पैक्ट होगा? कैन दे हिट इंडिया? ऑफ कोर्स, साउथ एशिया में आप इंडिया का जो नेबर है बांग्लादेश, आप बांग्लादेश को देखें तो वो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये चारों कंट्री अच्छा तरक्की कर रहा है ग्रोथ का ऊपर। लेकिन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव जो आइलैंड नेशन है, इनका डोमेस्टिक इश्यूज बहुत खराबी है। तो इसका ऊपर तो आप दोनों अलग कर दें कि ईस्टर्न साउथ एशिया इंडिया के साथ 4 कंट्रीज़ अच्छा कर रहा है जीडी ग्रोथ के बारे में। इसमें इंडिया का एक इम्पैक्ट है। आप देखें कि बांग्लादेश के साथ इंडिया का रिलेशंस, और नेपाल और भूटान के साथ इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जिसको हम BBIN कहते हैं, ये चारों कंट्रीज़ मिलकर कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी किया है, जिसके ऊपर जिसलिए ग्रोथ हैज़ प्रोग्रेस्ड। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसका डोमेस्टिक इश्यूज़ को भी खराबी है, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते। ओवरऑल साउथ एशिया का बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ सिनारियो। One is very positive, that is India, Bangladesh, Bhutan, Nepal. Or other is western side, there because of the domestic issues, their growth has faltered. But आप बे ऑफ बंगाल रीजन की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, बहुत पॉजिटिव काम हुआ है, एंड इंडिया इज़ अ रोल मॉडल। सो आप बे ऑफ बंगाल और साउथ एशिया दोनों में 2 तरफ का इम्पैक्ट है एंड ग्रोथ का ऊपर। जी बिल्कुल। और ट्रेड की बात भी आप कर रहे थे कि ट्रेड से भी का भी फ़र्क आएगा इस इकोनॉमिक क्राइसिस में, लेकिन साथ ही में जो इंडिया की सिचुएशन है इस वक्त उस पर। ऑफ कोर्स इसी इंडिया का आप देखें कि इसका सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी है,
but India positive side is that India's merchandise export, both export and import together, is more than India's services export. So a services driven economy is coming with in higher merchandise exports. Certainly manufacturing sector, industrial sector is contributing. India and South Asia, Eastern South Asian countries, चारों countries मिलकर उनका टेक्सटाइल सेक्टर, many other areas में जो जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंकेज बढ़ रहा है, इसलिए इंडियाज राइज ट्रेड बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इवन श्रीलंका, देयर विल बी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. ग्लोबल साउथ में सर्टेनली इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इसका हम बोलते हैं ब्रिक्स कंट्री, इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है टू लीड द ग्लोबल साउथ एंड ऑल्सो इन द G20. जी, चलिए, तो मेनली पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं ग्लोबल साउथ में नेबर्स के कनेक्शन में. लेकिन डॉक्टर मुखर्जी, एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह का ग्लोबल स्लो डाउन इस वक्त चल रहा है, उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर जो सिचुएशन है दुनिया भर में, वो आप इंडिया पे कैसे देखते हैं? क्योंकि हम एक रिवर्स सिचुएशन देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ ग्लोबली स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इंडिया अच्छा कर रही है, जीडीपी वो बढ़ ही रही है, तो वो आप किस तरह से इम्पैक्ट किस तरह से देखती हैं ग्लोबल स्लो डाउन का? देखिए, ग्लोबल स्लो डाउन का 3 इम्पैक्ट होता है. हाँ, पहली बात तो ये है कि जब इकोनॉमीज़ में ग्रोथ कम होते हैं, जैसे मानिए हमने पास्ट में भी देखा है, जब मानिए यूएस में ग्रोथ कम हो रहा है या कहीं पे ग्रोथ कम हो रहा है, थोड़ा सा प्रोटेक्शनिज्म होता है, क्योंकि डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है. तब जो हमारा एक बहुत एक्सपोर्टेबल सेक्टर है सर्विसेज, उसमें वर्क परमिट वीसा इश्यूज आ जाते हैं. इस बार भी देखिए H1B वीसा में काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी की बात चल रही है. तो एक तो है कि कंट्रीज थोड़ा वरीड होता है. सेकेंडली, जब ग्रोथ फेज पे होता है तो कंट्रीज काफ़ी डेयरिंग ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं. जैसे अभी थोड़ा सा जैसे स्लो डाउन चल रहा है, सारे देशों में स्लो डाउन चल रहा है, तो मैं क्लोजली जो ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉलो करती हूँ, जैसे UK, EU, यहाँ पे ऐसा होता है कि ट्रेडिंग पार्टनर्स भी सोचते हैं अगर हमें कुछ ज़्यादा ना मिले तो क्या हम ट्रेड एग्रीमेंट करें. तो इनमें काफ़ी वरी होता है. कोई भी एक मुद्दे को जियो स्ट्रेटेजिकली डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेचा जा सकता, उसको एक इकोनॉमिक एंगल से लाना पड़ता है, और सारे देश उसमें वरीड रहता है कि मेरा एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, मेरे डोमेस्टिक मार्केट का क्या होगा, इंपोर्ट करने से मेरे कोई दिक्कत तो नहीं होगी. तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. और हम भी इसी विषय पे हमारे भी वरीज है, ऐसा नहीं कि हमारे देश को इस विषय पे वरीज नहीं है. और जो प्रवीण ने बताया और सर ने बताया वो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जियो स्ट्रेटेजिक और सप्लाई चेन डिसरप्शंस होते हैं तो लोग अब पॉजिटिव साइड से ये सोचते हैं कि चलो अगर हम इसको डाइवर्सिफाई करें, डी रिस्किंग करें, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटीज़ भी आता है. ये अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए हमें कुछ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स है जिसको हमें पहले पकड़ना पड़ेगा. जैसे मैंने बताया कि जो FDI को अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम्स तो बन गए, जैसे PLI वगैरह बन गए, मगर अगर आप ज़्यादातर PLI में देखिएगा काफ़ी डोमेस्टिक फार्म्स ने अप्लाई किया है. तो उसमें फॉरेन फार्म्स को अप्लाई करने के लिए, उनको लाने के लिए कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा. पहली बात तो है कि कैसे उनकी जो अदर मजबूरी है, मानिए उनको अगर रिटेलिंग में मजबूरी हो या उनको डायरेक्ट सोर्सिंग में मजबूरी हो, तो वो सारे दिक्कतें को देखना पड़ेगा. तो छोटे छोटे जो अभी जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स थे, जैसे GST हो गया है, छोटे छोटे कुछ रिफॉर्म्स बाकी है जिसमें थोड़ा कंपनीज को दिक्कत होती है. मैं 2-4 एग्जांपल दूं. जैसे मैंने किसी जगह पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है. इस सेक्टर में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का प्राइस जो टैरिफ लगाया गया है, जो हम प्रोड्यूस नहीं करते या शायद कई दिन बाद प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये जो कंपनियों का जो दिक्कत है उसको अगर थोड़ा सा हम ध्यान में रखें
और इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें तो हमारी ग्रोथ होगी। सेकेंड एरिया जहाँ पे हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा काफ़ी बड़ा सेक्टर जिसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर है, इसको जितना हम फॉर्मलाइज कर पाएंगे, नॉर्मल टैक्स रेजिम में लाएंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिट है। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये करने से ग्रोथ को 6% रखना उतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है भारत के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारी प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।